बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं अशकी मलिक आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी डिवीज़न लियाकत चट्ठा की प्रेस कॉन्फ्रेंस और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगाए गए बड़े बड़े इल्ज़ामात के बाद अब मज़ीद प्रेस कॉन्फ्रेंस और इस्तीफ़ों की बाज़गश्त सुनाई दे रही है। आज के व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि कौन सा बड़ा धमाका अगले चंद घंटों में होने जा रहा है, कौन कौन प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और कितने इस्तीफ़े आने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले बात करेंगे मियां नवाज शरीफ की चाल की और ख्वाजा साद रफ़ीक की सियासी बसीरत की कि उन्हें देखें कई साल पहले ये सब कुछ नज़र आ रहा था कि हालात इस तरफ जा रहे हैं। क्योंकि अगर पाकिस्तान की किस्मत के फ़ैसले अवाम ने करने हैं तो फिर अवाम को ही फ़ैसले करने दिए जाने चाहिए। जब अवामी फ़ैसलों को तब्दील किया जाता है या कि मैनिपुलेट किया जाता है तो फिर उसके नताइज इसी तरह के आते हैं, जिस सिचुएशन से आज पाकिस्तान गुज़र रहा है। ख्वाजा साद रफ़ीक ने इमरान खान के दौरे हुकूमत में पार्लिमान में एक तकरीर करते हुए कहा था कि वो देख रहे हैं कि वो वक़्त आने वाला है कि जब वजारतें बांटने वाले वजारत उज़्मा हाथ में लेके घूमेंगे लेकिन कोई भी वजारत उज़्मा लेने को तैयार नहीं होगा। क्योंकि ज़ाहिर है वजारत उज़्मा को बेतुकीर कर दिया गया ना। जब आप किसी ख़ास एजेंडे पे अपने इख्तियारात का इतना गलत इस्तेमाल करेंगे कि आप भूल जाएंगे कि आप रियासत के मालिक नहीं मुलाजम हैं, तो फिर इस तरह के नताइज आएंगे। जब मुंतखब वज़ीर आज़म की तज़रील की जाएगी, तहकीर की जाएगी और उन्हें जो है वो निशाने इबरत बनाने के लिए हर हरबा इस्तेमाल किया जाएगा, जब मुंतखब वज़ीर आज़म को चौक चौराहों में लटकाने के दावे किए जाएंगे, उनको धमकियां दी जाएंगी, तो फिर मुल्क कैसे चलेगा। जब बड़े बड़े चैलेंजेस में सियासतदान डिलीवर करें और उसके बाद उनको साजिशों के ज़रिए घर भेज दिया जाएगा तो फिर मुल्क कैसे चलेगा। फिर तो ज़ाहिर है यही कुछ होना था ना। तो लिहाजा जो कुछ मियां नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में किया गया और उस वक़्त के ताकतवरों ने अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया, उसका खमियाजा तो फिर आना ही आना था ना। ख्वाजा साद रफ़ीक अगर कह रहे हैं कि जब मुंतखब वज़ीर आज़म को जो है इस तरह से ये उसकी तज़लील की जाएगी तो फिर कैसे कोई वज़ीर आज़म बनेगा। ये ओहदे बेतुकीर होते जाएंगे और आज यही सूरत हाल है। और आज मुल्क में इंतखाबात जो कि सियासी इस्तेहकाम का बाइस बनने थे, उन इंतखाबात के बाद मज़ीद सियासी अदम इस्तेहकाम बढ़ा है। और इसके बढ़ने की वजह सीधी सी है कि ज़ाहिर है जो मैंडेट सामने आया है वो क्लियर मैंडेट नहीं है, वो स्प्लिट मैंडेट है, हंग पार्लियामेंट है, किसी के पास वाज़ेह अक्सरियत नहीं है। और अगर मियां नवाज शरीफ ने ये फ़ैसला किया कि उन्होंने एक बार फिर पाकिस्तान की खातर मौजूदा जो चैलेंजेस है इनको एक्सेप्ट करना है और पाकिस्तान को मुश्किलात से के भंवर से निकालना है, उन्होंने कदम आगे बढ़ाया और उन्होंने कहा कि जी हम हुकूमत कायम करेंगे। इन हालात में कि जब सबको पता है कि हुकूमत करना बड़ा मुश्किल होगा क्योंकि सख्त फैसले लेने पड़ेंगे ना। प्रोजेक्ट इमरान के मुसल्लत होने से आज तक पाकिस्तान जिन मुश्किलात मसाइब से दो चार हुआ है उससे अभी तक निकला नहीं है। और उसकी वजह भी ये है कि आज भी प्रोजेक्ट इमरान के पीछे ताकतवर लोग मौजूद हैं। अभी जो कुछ हो रहा है, ये लियाकत चट्ठा साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या है, वो अफजल खान ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी वो क्या है, इमरान खान को RTS बिठा के मुसल्लत किया गया। इमरान खान को हुकूमत बनाने के लिए आज़ाद जो जीते थे उनको भर भर के त्यारे में लाया जाता रहा, लोगों को डरा धमका के फाइलें दिखा के PTI में भेजा गया, लेकिन इसके बावजूद वो बंदा डिलीवर नहीं कर सका। इसके बावजूद क्योंकि वो था नालायक ना, वो डिलीवर कर ही नहीं सकता था। आप या तो बड़ी खूबसूरत तकरीरें कर सकते हैं या काम कर सकते हैं। तो लिहाजा इमरान खान का तो हमेशा से जो वो अपना रहा है ना ज़्यादा जो ध्यान वो अपना ज़ुबानी कलामी है सारा, और लोगों को वो अपनी खूबसूरत बातों के जाल में शहर में मुब्तला करके जो है वो सिर्फ अपना
काम निकालते हैं, और यही कुछ उन्होंने किया। तो लिहाजा वो जो मोहब्बत इमरान में मुब्तला थे, जब उनको एहसास हुआ कि ये उनसे गलती हुई है, लेकिन तब कोई उनके साथ चलने के लिए भी तैयार नहीं था। इस पूरे प्रोसेस में पाकिस्तान का कितना नुकसान हुआ कि बिलाखिर फिर जब ये तहरीक अदम एतमाद आई, इमरान खान फारिग हुआ, 16 माह की हुकूमत में जो सख्त फैसले किए गए, और उन सख्त फैसलों की वजह से अवाम पे जो बोझ पड़ा, ये सारी की सारी सिचुएशन जो है वो आज हम इस नतीजे पे पहुंच चुके हैं, इस पॉइंट पे पहुंच चुके हैं कि आज कोई भी वज़ारत उज़्मा लेने को तैयार नहीं है। मियां नवाज शरीफ ने अगर एक कदम बढ़ाया तो पीपल्स पार्टी ने फौरी तौर पे जो है वो अपना सियासी फ़ायदा सोचते हुए कहा कि जी हम वजारतें नहीं लेंगे, हम कबीना में नहीं बैठेंगे, लेकिन आईनी ओहदे हम लेंगे। स्पीकर हमारा होना चाहिए, चेयरमैन सेनेट हमारा होना चाहिए, सदर ममलिकत हमारा होना चाहिए, गवर्नर्स हमारे होने चाहिए, यानी कि हम जनाब ये लेंगे। इवन के बाद यहाँ तक निकली कि जी जो ब्यूरोक्रेसी है इसमें भी हमें शेयर चाहिए, यहाँ भी हम अपनी मर्जी की अपॉइंटमेंट्स जो हैं वो करवाएंगे, लेकिन हम वजारतों में नहीं बैठेंगे, क्योंकि वजारत का मतलब है कि आप कबीना मेंबर होंगे और जो भी फैसला होगा उसमें आपको शेयर लेना पड़ेगा, मतलब उसकी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। लेकिन जी ये हम नहीं करेंगे, मतलब ये कि सर फ़ायदा हम भरपूर तरीके से लेंगे, लेकिन जिम्मेदारी हम लेने के लिए तैयार नहीं हैं। तो इस पूरी सिचुएशन में मामलात को किसी नुक्ते पे पहुंचाने के लिए मुस्लिम लीग नून की तरफ से और पीपल्स पार्टी की तरफ से राब्ता कमेटियां कायम की गई थी, कोऑर्डिनेशन कमेटियां, उनकी मुलाकातें की गई हैं, हो चुकी हैं, 4 सेशंस किए जा चुके हैं। 5वां सेशन जो है वो कल यानी कि मंडे को पीर के रोज़ एक बार फिर इस्लामाबाद में होगा। लेकिन अब तक जो मुलाकातें हुई हैं उनमें कोई ख़ास पेशरफ्त सामने नहीं आई। पीपल्स पार्टी अपनी इस बात पे कमिटेड नज़र आ रही है कि जी हम आपको वोट करेंगे, सपोर्ट करेंगे, आपको एतमाद का वोट भी देंगे, लेकिन हम वजारतों में नहीं बैठेंगे। जबकि मियां नवाज शरीफ साहब का ये कहना है, उन्होंने बड़ा ये असूली मौक़िफ़ लिया है कि अगर ये ज़िम्मेदारी उठाने को कोई तैयार नहीं है और ये ज़िम्मेदारियों का बोझ उठाने के लिए, शेयर करने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर हम भी क्यों जाएं। और अब चूँकि सिचुएशन ये है कि मुस्लिम लीग नून तनहा हुकूमत नहीं बना सकती, उनको पीपल्स पार्टी को साथ मिलाना पड़ेगा, फिर हुकूमत बनेगी। पीपल्स पार्टी तनहा हुकूमत नहीं बना सकती, वो अगर तहरीक इंसाफ के साथ मिलेंगे तो हुकूमत बनेगी। यानी कि 3 जो बड़ी पार्टीज़ हैं इनमें से 2 अगर मिलेंगी तो हुकूमत बनेगी। तहरीक इंसाफ ने तो कहा कि जब मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के अलावा बाकी सियासी जमातों से राब्ते करेंगे, मौलाना फजलुर रहमान से, ANP की क़यादत से, वो अपना शेरपाव साहब से, मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टी से राब्ते कर लिए गए, मुलाकातें भी हो गई। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान के साथ भी मुझे लग रहा है कि उनका जो मामलात हैं वो आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने इस मुलाकात में उनके साथ जो रवैया अख्तियार किया या जिस तरह का उनको जवाब दिया, उसके बाद दोबारा शायद ये मुलाकात इस तरह से ना हो सके। और इसी वजह से तहरीक इंसाफ ने ऐलान किया कि हम मरकज़ और पंजाब में अपोजिशन में बैठेंगे। अब इसका मतलब ये है कि अगर पीपल्स पार्टी अपने फैसले पर नज़रसानी करेगी तो फिर ही वफाक में हुकूमत कायम हो सकती है, और अगर वो अपनी इस ज़िद पे कायम रहेगी तो फिर असूली फ़ैसला मियां नवाज शरीफ का ये है कि अगर ज़िम्मेदारी नहीं लेंगे तो फिर हम भी जो है वो हुकूमत में नहीं बैठेंगे। तो लिहाजा फिर मुस्लिम लीग नून भी हुकूमत कायम नहीं करेगी। हाँ, पंजाब में मुस्लिम लीग नून के पास सादा अक्सरियत मौजूद है, तो लिहाजा पंजाब में मुस्लिम लीग नून अपनी हुकूमत कायम करेगी। लेकिन सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि अगर मरकज़ में कोई हुकूमत नहीं होगी और सूबों में हुकूमतें होंगी तो फिर पाकिस्तान कैसे चलेगा? क्या मरकज़ में फिर किसी और की हुकूमत होगी? तो अगर मरकज़ में किसी और की हुकूमत होगी जो कि गैर सियासी हुकूमत हो, तो फिर सर पूरे मुल्क में ऐसी हुकूमत होगी, फिर किसी सूबे में किसी की हुकूमत नहीं होगी। तो लिहाजा अब ज़रूरी ये है कि सबको ज़िम्मेदारी का एहसास करना पड़ेगा। ये जो लास्ट मीटिंग हुई कोऑर्डिनेशन कमेटीज़ की, इस मीटिंग में किसी हद तक थोड़ी सी लचक जो है वो पीपल्स पार्टी की तरफ से दिखाई गई है। इस हवाले से मेरी एक ज़राए से बात हुई, तो उसमें यह कहा गया कि इस मुलाकात में इस बात पे एक बार फिर ये असूली इत्तफाक हुआ कि मुल्क में मौजूदा जो सियासी अदम इस्तेहकाम की सूरत हाल है, इस वक्त जो सियासी हैजान है, और ये जो इस वक्त की सूरत हाल है कि ये गैर वाज़ेह सूरत हाल है ना कि हुकूमत किसकी होगी, तो इसमें दोनों जमातों ने इस बात पे असूली इत्तफाक किया है कि मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल में दोनों जमातें
अपनी अपनी जिम्मेदारी का एहसास करेंगी और मुल्क को इस भंवर से निकालेंगी। अब इसका मतलब ये है कि फिर हुकूमत बनेगी। और इस हवाले से मरियम औरंगज़ेब साहिबा जो है वो कल एक टीवी चैनल पे मौजूद थी, उसमें उन्होंने कहा जी वो बड़ी मुतमईन थी, कॉन्फिडेंट थी कि हुकूमत बन जाएगी और मामला जो है वो सही हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि पीपल्स पार्टी जो है वो फिर मियाँ नवाज शरीफ के मुतालबे पे हुकूमत में मुकम्मल पावर शेयरिंग के साथ शामिल होगी और पावर शेयरिंग के साथ ही आगे बढ़ा जाएगा, ना सिर्फ मरकज़ बल्कि पंजाब में भी और मुमकिन तौर पे बलूचिस्तान में भी पावर शेयरिंग के साथ जो है मामलात को आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि अगर मरकज़ में हुकूमत ना हुई तो फिर सर सूबों में भी किसी की हुकूमत जो है वो नहीं बन सकेगी। तो लिहाजा यहाँ पे इस पूरी सूरत हाल का अदराक रखते हुए फैसले करने की ज़रूरत है। और अब आते हैं सर लियाकत चट्टा साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अभी जो बाज़गश्त सुनाई दे रही है कि मुख्तलिफ इस्तीफ़े और मज़ीद प्रेस कॉन्फ्रेंसें जो है वो होने जाएंगी। लियाकत चट्टा की ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसके बाद मुसलसल तहरीक इंसाफ की तरफ से ये डिमांड्स की जा रही हैं कि चूँकि एक बड़ी गवाही आ चुकी है तो लिहाजा अब मज़ीद किसी तहकीक की या इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत नहीं है। तो जनाब फौरी तौर पे ये जो सीट्स हैं, जितनी भी सीट्स हैं, ये फौरी तौर पे तहरीक इंसाफ को वापस कर दी जाएँ और इनके नोटिफिकेशन वापस कर दिए। मतलब उनका ये ख्याल है कि सर ना यहाँ पे फॉर्म 45 की ज़रूरत है ना 47 की ज़रूरत है, बस लियाकत चट्टा साहब जो कि कमिश्नर रावलपिंडी डिवीज़न थे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और सारी की सारी हकीकत सामने आ गई। तो लिहाजा जनाब फौरी तौर पे आप इस पे रिजल्ट जारी कर दें, ये है उनका डिमांड्स। और इसी तरह की डिमांड्स वो 2013-14 में भी करते थे कि जब वो अफजल खान ने कहा था तो तब भी वो इसी तरह की बातें करते थे, लेकिन अफजल खान ने तो बाद में माफ़ी मांग ली ना। देख अभी तो चट्टा साहब की बात निकली है, अभी तो मामला आगे बढ़ना है, अभी तो इस मामले पे अदालत ने कार्रवाई करनी है, फिर चट्टा साहब ने सबूत देने हैं। अगर चट्टा साहब को किसी ने कोई हदायत दी होगी तो ज़ाहिर है कोई कॉल, आजकल तो कॉल रिकॉर्डिंग चलती है ना, उनके पास कोई कॉल रिकॉर्डिंग जो है वो डाटा होगा, कोई मैसेजिंग हुई होगी, कहीं ना कोई कन्वर्सेशन तो हुई होगी ना किसी तरीके से, तो वो चट्टा साहब जो है वो वहां पे पेश कर देंगे। बस वो पेश होने की देर है तहरीक इंसाफ वालों, फिर आपकी डिमांड्स पूरी हो जाएंगी, फिर दुनिया की कोई ताकत जो है वो आपकी सीट्स को रोक नहीं सकती। बस अब आपने कोशिश ये करनी है कि अफजल खान की तरह ये चट्टा साहब की जो बातें हैं ये भी सिर्फ प्रोपेगेंडा साबित ना हो जाएं। तो लिहाजा इस पे जरा फोकस करें, क्योंकि इस तरह से मसला हल नहीं होना। अब ये भी तो हो सकता है ना कि चट्टा साहब जो कि बराह रास्त इलेक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व ही नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने कह दिया कि जनाब उन्होंने ये धांधली करवाई, लेकिन जो इन्वॉल्व थे डायरेक्टली वो आरओज और डीआरओज अब वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देंगे। अगर उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आ जाती है, वो चीज़ें सामने ले आते हैं, वो कहते हैं कि जी चट्टा साहब जो कह रहे हैं वो गलत है, तो फिर क्या होगा? फिर कौन कौन इस्तीफ़ा देगा? फिर किस किस में ये अखलाकी जुर्रत होगी कि वो जनाब इस बुनियाद पे इस्तीफ़ा दे कि उन्होंने मुल्क में प्रोपेगेंडे की बुनियाद पे हैजान पैदा कर दिया, मुल्क के निज़ाम को मफलूज करने की कोशिश की, उन्होंने मुल्क में सियासी अफरा तफरी पैदा करने की कोशिश की। कौन अखलाकी ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करेगा और कौन इस पे इस्तीफ़ा जो है वो देगा? अगर जुर्रत है तो इसका भी ऐलान किया जाना चाहिए, ताकि फिर दूध का दूध और पानी का पानी हो, पता तो चले ना। तहरीक इंसाफ ने बुनियादी तौर पे हर दौर में मुल्क को लॉकडाउन करने की कोशिश की है। इनकी सियासत जो है वो सियासी असूलों पे समझ नहीं आती, क्योंकि सियासत तो होती है मुफाहमत के साथ, मसालियत के साथ, राब्तों के साथ। सियासत जोड़ती है, तोड़ती नहीं है। ये वाहद सियासतदान है, ये वाहद सियासी जमात है कि जो रुजत पसंद सियासत करते हैं, जो इंतहा पसंदी की सियासत करते हैं। और इन्होंने जो सियासत अभी, मुझे 8 फरवरी को बार बार मैं यह बात करता हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा में जो इलेक्शन हुए, मसल्ला जत्थों की मदद से जो इन्होंने सियासत की है, इसका नतीजा क्या निकलेगा? पाकिस्तान में आने वाले दिनों में कौन से हालात पैदा होंगे? जिस अजाब से हमने निजात हासिल की थी, ये तो वही अजाब पाकिस्तान पे मुसल्लत करने जा रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि इनका ज़ाती फ़ायदा। इमरान खान पाकिस्तान पे मुसल्लत हो जाए, इमरान खान की पाकिस्तान पे जो है वो एक सल्तनत इमरानिया कायम कर दी जाए, सिर्फ इतनी ख्वाहिश है। और इस ख्वाहिश के पीछे ये जो कल्ट इमरानी है, सिर्फ ये शामिल नहीं है,
बल्कि आज भी इसके पीछे वो तमाम ताकतें उसी तरह से कायमो दाइम हैं जिनके बारे में इंकशाफात कई साल कबल हाफिज सईद और मौलाना इसरार कर चुके हैं और वो मौजूद हैं। इस बात का सबूत आज जो चीखो पुकार आपको आलमी सतह पे नज़र आ रही है वो भी मौजूद है। तो लिहाजा मेरा ख्याल ये है कि हमारे जो पाकिस्तान के अवाम हैं, आपको ज़रा सोचना चाहिए, हालात की नज़ाकत का अदराक भी रखना चाहिए, मौजूदा सूरत हाल और इसके मुमकिन अंजाम को भी सामने रखना चाहिए और देखें कौन है जो मुल्क को इन मुश्किल हालात में निकालने के लिए फिर भी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं और कौन है कि जो ये चाहता है कि सिर्फ उसकी ज़ात का फ़ायदा हो। पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम को अगर कोई अजाब में मुब्तला होना पड़ता है तो हो जाए, उसकी जान पे उसको कोई से सरोकार नहीं है। तो लिहाजा इस पूरी सूरत हाल में सबसे जो पहले बेनिफिशरी हैं वो पाकिस्तान के अवाम है। तो लिहाजा पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम को चाहिए कि वो ये फैसला करें कि पाकिस्तान ने किस तरह से आगे बढ़ना है। अब तक इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।